हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपने ज्योग्राफी की क्लास में जो है हमारा जो चैप्टर 1 है मानव भूगोल, उसका अर्थ विषय क्षेत्र जो है उसकी शुरुआत की हुई है। तो आज हम करेंगे मानव भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम जो कि नियतिवाद और संभववाद है। जो जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है लिखा हुआ, संभववाद और नियतिवाद, कि उनका जो नाम है, जैसे नियतिवाद को जो है निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है और संभववाद को जो है संभावनावाद को भी, और तीसरा है हमारा नवनियतिवाद। तो इन्हें जो है मानव भूगोल अध्ययन की विधियों के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आज का विषय क्या है? मानव भूगोल के अध्ययन की विधियाँ। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मनुष्य व पर्यावरण के आपसी संबंध रहा है। इनकी व्याख्या जो है अनेक तरीकों से की जाती है। इनके लिए जो है इन संबंधों का वर्णन करने के लिए कई विधियां अपनाई गई हैं, जैसे नियतिवाद, निश्चयवाद, संभववाद, संभावनावाद और नवनियतिवाद। तो अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक करेंगे। नियतिवाद करते हैं हम सबसे पहले। नियतिवाद होता क्या है? नियतिवाद क्या है? यह विचारधारा कहाँ से आई है? यह एक जर्मन विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण का दास है। यानी कि नियतिवाद कौन सी विचारधारा है? जर्मन। और यह क्या कहती है कि मनुष्य जो है अपने पर्यावरण का दास है। उसके सभी कार्य जो है प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं और सभी कार्यों को जो है वो प्रकृति के सहायता से ही पूरा करता है। इस विचारधारा में जो है कुछ बातों पर बल दिया गया है। वो क्या क्या है? पहली तो यही है कि मनुष्य के सभी कार्य जो है पर्यावरण द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। दूसरा क्या है? इस विचारधारा में मनुष्य निष्क्रिय होता है और प्रकृति सक्रिय होती है, क्योंकि मनुष्य को नियंत्रित कौन करती है? प्रकृति करती है। तो इसलिए मनुष्य क्या हुआ? निष्क्रिय हुआ और प्रकृति क्या हुई? सक्रिय हुई। पर्यावरण ही मनुष्य के समाज को एक स्वरूप प्रदान करता है। उसका खान पान, रहन सहन, मकान, वस्त्र, वेशभूषा सभी पर्यावरण के द्वारा ही जो है निर्धारित किए जाते हैं। मनुष्य की विचारधारा भी पर्यावरण की ही देन है। मतलब मनुष्य के अंदर जो विचार आते हैं वो सब किसकी देन है? पर्यावरण की ही देन है। आदिवासी संसार में सब जगह अपने पर्यावरण के दास हैं। जैसे कालाहारी के बुशमैन, कांगो के पिग्मी अपने पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। उन्हें जैसा पर्यावरण मिलता है वह जो है उन्हीं पर उसी के अनुसार जो है वो कार्य करते हैं। प्राचीन यूनानी व रोमन विद्वान हुए हैं, जैसे हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रैबो, अल-मसूदी, जो कौन थे? नियतिवाद के समर्थक थे। इब्न खल्दून पहला भूगोलवेता था जिसने भौतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच जो है अंतर पैदा किया था। हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल, एलन सैम्पल, हंटिंगटन जो है इस विचारधारा का जो है उन्होंने विकास किया। नियतिवाद की अब कुछ विचारकों ने जो है आलोचनाएं भी की हैं। आलोचनाओं में क्या बताया गया है कि 20वीं सदी के मध्य में ही वैज्ञानिक शोध से ये पता चल गया था कि एक जैसे भौतिक पर्यावरण में एक जैसी अनुक्रियाएं नहीं होती, कि जैसा वातावरण होता है उस वातावरण में जो है सभी मनुष्य एक जैसी क्रियाएं नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य सागर के आसपास जो है यूनान व रोम जैसी सभ्यताओं का विकास तो हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, चिली व दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की जलवायु थी, फिर भी इस प्रकार की सभ्यताएं जो हैं विकसित नहीं हुई। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर किन्हीं दो प्रदेशों की जलवायु एक जैसी है तो वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, उनकी जो सांस्कृतिक सभ्यताएं हैं वो सभी की एक जैसी हो। और क्या हुआ था इसकी आलोचना का कारण?
यह ठीक है कि पर्यावरण मनुष्य पर प्रभाव डालता है, लेकिन मनुष्य अपनी सोच समझ व प्रौद्योगिकी के साथ जो है आवश्यकता के अनुसार जो है परिवर्तन कर सकता है। इस तथ्य की व्याख्या जो है नियतिवाद के सिद्धांत के कारण व प्रभाव से संभव नहीं है। अब यह विचारधारा जो है मान्यता नहीं रखती है। प्रकृति के स्थान पर मनुष्य को जो है अधिक मान्यता दी जाती है, क्योंकि जब आलोचनाएं कर दी गई तो उस आलोचना में यही पता लगा कि मनुष्य जो है अधिक सक्रिय है, जबकि प्रकृति ज़्यादा सक्रिय नहीं है। अब हम पढ़ेंगे संभववाद और संभावनावाद, दोनों एक ही बात है। अब संभववाद क्या है? जैसे नियतिवाद जर्मनी विचारधारा थी, उसी प्रकार से संभववाद जो है वो फ्रांसीसी विचारधारा है। विडाल डी ब्लास इस विचारधारा के जनक थे। इस विचारधारा के अनुसार जो है भौतिक पर्यावरण मनुष्य को अनेक अवसर प्रदान करता है, जिनमें से वह अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं को चुन लेता है। वह विचारधारा जो है, जो ये संभववाद विचारधारा है, इसमें अनेक बातों पर जो है बल दिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण जो है मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं ही प्रस्तुत करता है। इस विचारधारा में यह भी कहा गया है कि मनुष्य सक्रिय है और पर्यावरण निष्क्रिय है। और क्या कहा गया है? मनुष्य अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं के आधार पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर जो है पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं का उपयोग करता है। मतलब जैसा उसको ज़रूरत होता है उसी के अनुसार जो है वो उसमें बदलाव कर सकता है। जैसे वर्षा की कमी सिंचाई द्वारा पूरी करना, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना, बाढ़ों को नियंत्रण करना, वातानुकूलित घरों का निर्माण करके अत्यधिक गर्म व ठंडे स्थानों पर चैन से रहना, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां जो है प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य की श्रेष्ठता जो है सिद्ध होती है। और संभावनावाद में किस बात पर बल दिया गया है? मनुष्य अपने क्रियाकलापों से जो है पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैसे फेवरे, ब्लाश, ब्रूस, ग्रिफ्थ टेलर और डिमाजिया जो है इसके प्रमुख समर्थक थे। फेवरे ने जो है इस विचारधारा का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा भी था, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। मतलब अनिवार्य कुछ नहीं है, जो कुछ है वो संभावनाएं हैं। मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। इनमें से वह अपने उपयोग के लिए चुनने को स्वतंत्र है। इसमें मनुष्य प्रथम स्थान पर पर्यावरण गौण है। मतलब मनुष्य जो है फर्स्ट नंबर पर आता है और जो पर्यावरण है वो द्वितीय नंबर पर आता है। यह विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही लोकप्रिय हो गई थी, लेकिन समय के अनुसार जो है इस विचारधारा में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए। ग्रिफ्थ टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि भूगोलवेत्ता का काम एक सलाहकार का होता है, न कि प्रकृति की योजनाओं की व्याख्या करने का। और क्या कहा गया है इसकी आलोचना में? प्रकृति जो है मनुष्य को विकास के लिए अवसर प्रदान करती है, लेकिन उससे विकास की अंतिम सीमा जो है तय कर दी है। इस सीमा को पार करके जो है मनुष्य को वापस लौटने का जो है मौका नहीं मिलता है। तो आलोचनाओं में यही बात कही गई है कि मनुष्य जो है संपूर्ण रूप से प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह नियंत्रण जो है एक सीमा तक ही कर सकता है। अब है हमारा नवनियतिवाद। नवनियतिवाद क्या कहता है कि इससे आधुनिक नियतिवाद व वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। यह नियतिवाद और संभावनावाद के बीच की जो है विचारधारा है कि जो उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर सके, वो यह विचारधारा है कौन सी? नवनियतिवाद। वास्तव में नवनियतिवाद की जो संकल्पना है, संकल्पना को नियतिवाद और संभववाद की संकल्पनाओं के बीच एक समझौते के
रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए नवनियतिवाद विचारधारा को पैदा किया गया है, क्योंकि मानव व प्रकृति के संयुक्त प्रयास के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। इस बारे में बेकन ने भी कहा है, प्रकृति पर उसके आदेशों के बिना कोई विकास प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। ये दोनों ही उन्नति का आधार है। इस विचारधारा को नवनियतिवाद भी कहा जाता है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि जैसी हमारी ज़रूरत है, अगर हमें प्रकृति पर नियंत्रण पाना है तो हमें प्रकृति की जो उसके आदेश हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, हमें उसका पालन करना ज़रूरी है। बिना उनका पालन करे बिना जो है ना तो प्रकृति उन्नति कर सकती है और ना ही मनुष्य उन्नति कर सकता है। इसलिए इसे रुको और जाओ का निश्चयवाद भी कहा गया है।